Today we have the Honorable Vice Chancellor of Sage University, Bhopal with us. Dr. Mayank Saxena sir is with us, and we are going to have lots and lots of knowledge and information about the real world and the educational society, especially higher education. Sir, bringing happiness to the society. This is the motto of the Sage. How do you think it has been emerged, and what is the vision behind that? Happiness comes out when somebody attains and achieve what they feel fit, feel desired, or what they really want to do. Each individual is different. Each individual is different by way of their values, their perceptions, their beliefs, their ethics. In that case, what they desire is also different. And above all, God has not made all human beings alike. Each of the human being is being bestowed upon with some unique talent, unique ideas, unique way of working. Sage, they feels human being is an individual entity. It is not a kind of machine processing process. And then education is hardcore a process inculcating individual's talent to its peak. We define education as something by which an individual attain its fullest of potential so as to find the purpose of their life. And whenever anybody attains the purpose of the life, they feel real delighted and have ecstasy of their life. So this is what we mean by happiness through education. Happiness through education. This is more like spiritual happiness. Spirituality is expression of the say ultimate truth. That's what this spirituality. We call it, the truth is a part of everybody's life, and everybody is having that real truth in themselves. भारतीयता में कहा भी गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और भगवान मैं ही हूँ, मेरे से ही भगवान है। फ़र्क सिर्फ कुछ अलग विशेष प्रकार के परिवर्तनों का है। आप भगवान बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्पिरिचुअलिटी को मैं सेज विश्वविद्यालय की एजुकेशन के संदर्भ में बात करूं, तो एवरीबडी कैन अटेन utmost in their life what they feel fit, not the others thirst upon them. जो हर व्यक्ति अपने आप में अपने को अलग समझते हुए अधिकतम महसूस करता है, वो सेज विश्वविद्यालय उसको स्वीकार करते हैं। दूसरों के दिए हुए आइडियाज़ पर बनती हुई ज़िंदगियों पर हम भरोसा नहीं करते। इसलिए हमारे लिए हर छात्र बहुत प्रमुख होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग उसके टैलेंट, उसके यूनिक वैल्यू सिस्टम, उसके एक विशेष प्रकार की जो पर्सनैलिटी है उसके साथ दी जाए, और फिर वो समाज में अपनी जगह हासिल करे। इसको हम करियर कहते हैं। हम करियर नहीं कहते कि आपने नौकरी हासिल कर लिया तो आपने करियर बना लिया, नहीं। समाज में आप अपना स्थान अपने यूनिकनेस, अपने यूनिक टैलेंट के आधार पर प्राप्त करें, और वो समाज के लिए बहुत फुलफिलिंग हो, उसके लिए बहुत सर्विंग हो, उसको हम करियर कहते हैं। और इस तरीके से सेज अलग हैं दूसरे विश्वविद्यालयों से। सो ब्यूटीफुल, दिस इज इनक्रेडिबल। आज हम लोग देख रहे हैं सर कि पूरा जो एजुकेशनल मार्केट है और एजुकेशनल सिनारियो है, स्पेशली वर्ल्ड वाइड, इट इज़ चेंजिंग। द होल डायनामिक्स आर चेंजिंग because of the technological changes are there. So how do you think SAGE is contributing towards them, and how SAGE is ready for that? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 25 साल में शायद उतनी टेक्नोलॉजी और ज्ञान बना है जितना शायद पिछले 250 साल में नहीं बना होगा, या उसके पहले के 2000 साल में नहीं बना होगा। उतना नॉलेज पिछले 25 साल में क्रिएट हुआ है। आज के समय की सबसे बड़ी वास्तविकता यही है कि रेट ऑफ द चेंज और रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इज फास्टेस्ट एवर। अब इस समय पर जो लोग पूरा जीवन एक तरीके से जीते आए हैं, उसमें परिवर्तन बहुत गहरे और बहुत विशेष होते चले जा रहे हैं। आपने जब अपना
करियर शुरू किया होगा या आप अपनी जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू की होगी, उससे आज आप देखते होंगे तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपके सारे इस काम को करने में मदद करते हैं। अगर समय बदलता है, उसके साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, तो काम करने के तरीके बदलते हैं, और जब काम करने के तरीके बदलते हैं तो उन कामों को करने के लिए आवश्यक स्किल्स जो हैं वो बदलती हैं। आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रीस्किलिंग एंड स्किलिंग। तो अब सेज विश्वविद्यालय अपना पूरा फोकस आज के पर्सपेक्टिव में जो स्किलिंग है उसके ऊपर करते हैं और स्किल्स को आइडेंटिफाई करके वो क्लास में लेके आते हैं। इसी तरीके से हम ये भी फोरकास्ट करते हैं कि आगे आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद किस किस्म की स्किलिंग की ज़रूरत होगी, एंड वी कॉल देम एज अ री-स्किलिंग। उसके लिए डिजिटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से हम री-स्किलिंग की प्रोसेस को भी ध्यान में रखते हैं। तो कोई व्यक्ति, कोई छात्र हमसे अगर जुड़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको एक जॉब दिलाने तक हमारा एक विज़न है। उसकी आगे आने वाली 5 साल 7 साल की ज़रूरतों के हिसाब से भी जो री-स्किलिंग होना है उस पर हमारा पूरा फोकस होता है, और उसके हिसाब से हम उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। डिग्री हमारे लिए उस व्यक्ति को एक ऐसा स्किल सेट देने के समान है जो उसकी लाइफ में, उसके चाहे हुए एरिया में उसका अधिकतम प्राप्त करने का जरिया बने। दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द डिग्री। इट्स रियली हेल्पफुल, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर कोविड स्पेशली, दे आर लैकिंग इन द कॉन्फिडेंस, दे आर लैकिंग इन द कंसंट्रेशन ऑल्सो। तो दिस इज़ द चैलेंज द आई थिंक whole higher education vertical is facing right now. Now education, national education policy is really helpful, and इसका implementation अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल इसको किस तरीके से देखता है? हमने अभी तक इस पर कितना काम किया? जी, आपने कहा कोविड एंड पोस्ट कोविड के दरमियान की पढ़ाई, उसके बाद उन बच्चों का विकास, उन बच्चों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, एक समय था जब शायद बच्चों ने उतनी मेहनत नहीं की जितना वो पास करने के लिए साधारण रूप से करते, और उसके चलते उस समय से जो भी स्कूल एजुकेशन के बच्चे हों या हायर एजुकेशन के बच्चे हों, उनकी एक जो स्ट्रेंथ ऑन द सब्जेक्ट बननी चाहिए थी उसमें कमी दिखती है, उसमें कहीं एहसास दिखता है कि काम कम है। लेकिन अगर आप उसके बाद का समय देखेंगे, पोस्ट कोविड पिछले 2 साल निकल चुके हैं, 2022 आते आते कोविड ख़त्म हो गया था, पिछले 2 से 3 साल निकल चुके हैं। इस दरमियान उन्हीं बच्चों ने ज़बरदस्त मेहनत किया है, और उन्हीं बच्चों ने अपने आप को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। आप एक और भी देखेंगे, इस पूरी जनरेशन में जो कोविड से पढ़ाई में अफेक्ट हुई है, उनको ये एहसास है कि उन्होंने कहीं कुछ चीज़ें खोई हैं, और अगर ये एहसास किसी में होता है तो वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे जो महसूस होता है कि ये जो जनरेशन है जो कोविड के समय से निकल के आई है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके अपने आप को बनाने की कोशिश में इतना आगे बढ़ जाएगी कि आप दूसरी जनरेशन से आगे इनको महसूस करेंगे और कहेंगे कोविड ने इनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिया, कि इनके अंदर ये एटीट्यूड भर दिया कि अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और वो लगातार इनके जीवन को साधता जाएगा। जहाँ तक हायर एजुकेशन की सवाल हैं, जो बच्चे अब स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, हम हमारे टीचर्स के साथ उन बच्चों के लिए, वो कोविड के हों या ना हों, एक बहुत ज़ीरो लेवल टेस्ट बोलते हैं उसको, उसका एनालिसिस करते हैं। हमारे लिए कोई भी छात्र जिसको बोला जाए नॉन मैरिटोरियस या विदाउट मेरिट का नहीं होता। हमारे लिए हर छात्र यूनिक मेरिट के साथ, यूनिक टैलेंट के साथ आता है। हम उसका एक ज़ीरो लेवल टेस्ट करते हैं। ज़ीरो लेवल टेस्ट होता है एडमिशन के समय पर, और उसी समय समझ लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वीकनेस कहाँ पर है। उनके साथ पूरी काउंसलिंग करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपका करियर मेकिंग जो है वो अगर आपकी स्ट्रेंथ पर बेस्ड होगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत सारे छात्र हमारी इस बात को स्वीकार करते हैं। किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं होता है कि आपको अपना करियर गोल बदलना है, लेकिन यस वी हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग द करियर गोल, और उसके बाद हम उनको एक पूरा करियर पाथ चॉकआउट करके देते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको इस तरीके से अपने आप को बनाना है, ये विषय पढ़ने हैं, ये इस प्रकार की स्किलिंग की ट्रेनिंग्स में जाना है, और उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव करियर क्या होगा। वी स्पेंड टाइम वेरी पर्पसफुली ऑन इंडिविजुअल्स।
वी नेवर कंसिडर देम एज अ मास प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, 250-400 बच्चों को बिठा दिया, एक लेक्चर सुना दिया, एक कोई टीचर ने आके बोल दिया एवरीबडी जिसको जितना सीखना है सीख लेगा। नहीं, वी डोंट कंसिडर दैट एजुकेशन दिस वे। वी कंसिडर दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिकली प्लेस्ड और वो समान रूप से इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। दूसरा, इसके बाद उस छात्र को जब वो इस बात पे ट्रेवल करता है तो पूरे तरीके से एक हैंड होल्डिंग देते हैं। हमारे प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर्स उस व्यक्ति को, उस छात्र को हफ्ते में कम से कम एक बार मिलते हैं और उसके बारे में समझते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसके जो स्ट्रेस जो बन रहा है उसको समझते हैं, एंड देन वी ट्राई एंड रिजॉल्व दीज ऑल इश्यूज जो उसके लर्निंग में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे होते हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का जो पीक आता है, सीखने की क्षमताओं का पीक आता है, वो उसके उस एनवायरनमेंट से आता है जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। वो एनवायरनमेंट उसके लिए कितना सपोर्टिव है, कितना उसको प्रमोट करता है, कितना उसको प्रेरित करता है, इस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना तेज और कितना अच्छा सीखेगा, कितना जल्दी सीखेगा। विशेष रूप से हमारे इवेंट्स, विशेष रूप से हमारी प्रयास होता है कि हम इस किस्म का वातावरण अपने संस्थाओं में बना के रखें जहां छात्र को प्रेरणा, सहयोग, समर्थन और एक उत्साहवर्धन लगातार मिलता रहे। दिस इज़ हाउ, आपके प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर, कोविड और उसके बाद। बहुत ही सटीक और कितनी सुलझी हुई सी सोच है कि हम इंसान को इंसान के तरीके से पहले देखते हैं, बाद में फिर वो एक छात्र है हमारे लिए। दैट इज़ सो ट्रू। Now I am coming towards the academic collaborations for the benefits of the industry. इसको आप किस तरीके से देखते हैं? How we are implementing those? जैसे MOUs हैं, जैसे tie-ups हैं for the benefit of the student. तो किस तरीके के MOUs, किस तरीके के tie-ups हमने introduce किए हैं as a Sage University भोपाल का collaborative effort? Well, शिक्षा एक कॉन्सेप्ट्स को असिमिलेट करना है, शिक्षा कुछ स्किल्स को मास्टर करना है, शिक्षा एक पर्टिकुलर किस्म के वातावरण या एनवायरनमेंट में जीने की कला सीखना है, शिक्षा एक पर्टिकुलर समाज में नया क्या होना है उसको जानने की कला है, शिक्षा एक राष्ट्र के रूप में भारत को किस प्रकार से आने वाले समय में क्या करना है इसको समझने की सामर्थ्य है, शिक्षा एक अपने आसपास के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए उनके लिए एक सेंसिटिविटी बनाने की कला है, ये शिक्षा है। शिक्षा किसी भी चीज़ को याद कर लेना नहीं है। जब इतनी सारी चीज़ों को आप समेटते हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ क्लासरूम नहीं होता, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ करना होता है। तो क्या करना होता है? तो शिक्षा के लिए आपको वो पर्सपेक्टिव चाहिए जिसमें उसको परफॉर्म करना है, वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें उसको जीना है। तो ये तो MOUs के थ्रू ही मिलेगा, ये तो बाहर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू ही मिलेगा और उनमें ही मिलेगा। तो व्यक्ति को वहाँ जाना होगा, वहाँ जा कर के रहना होगा। तो इसलिए सिर्फ क्लासरूम नहीं, क्लासरूम के बाहर भी। दूसरा, व्यक्ति का निर्माण कला और कल्चर के साथ होता है। ऐसे बहुत सारी संस्थान हैं जहां पर उसको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और इनको हम कला के संस्थान कहते हैं। तो दूसरा साथ उनका चाहिए, पहला साथ उस जगह का चाहिए जहां पर वो काम करने वाला है, दूसरा साथ ऐसे संस्थानों का चाहिए जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकने की सामर्थ्य रखता हो, एक्सप्रेस कर सकता हो। तीसरा, हमें ऐसा भी चाहिए कि जो नया कुछ कर सकने वाले इनोवेशन रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं और उसको कैसे लेके आना है। और हमें ये भी चाहिए कि जो भाषा पर अधिकार, भाषा की संभावनाओं पर अधिकार, वो भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेज विश्वविद्यालय अपने लिए एक साथी और इकट्ठा करते हैं और उसके लिए हम बोलते हैं कि ये MOUs उसके लिए साइन करते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज़ के MOUs हैं, इसमें कल्चरल एसोसिएशंस के MOUs हैं, इसमें थिएटर्स के MOUs हैं, इसमें जो
एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ के लिए टेलीविज़न न्यूज़ के, टेलीविज़न प्रोग्रामर्स के, उनके MOUs हैं। अब वाइड रेंज ऑफ MOUs आर देयर। अभी तक कुल मिलाकर के शायद 150 MOUs हम अभी तक कर चुके हैं। इसमें से कुछ विदेशी हैं, कुछ देश के हैं, और जो विदेश के हैं उनमें से भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं जो वहाँ वो नया क्या कर रहे हैं उसकी बात समझ में आती है। तो एक जो भी आपकी एजुकेशन है वो रिलेवेंट हो, एजुकेशन जो है वो कंटेम्प्रेरी हो, एजुकेशन जो है वो एक्सप्रेसिव हो, इन सब के पर्सपेक्टिव में ये सारे MOUs हैं और इस तरीके से हम अपने शिक्षा को बनाते हैं। कि बढ़िया एस्पेक्ट है ये कि मतलब करो भी और सीखो भी और आगे बढ़ते चले जाओ उसी तरीके से। आपने एक बात भी कही कि जो कोलैबोरेशंस हम करते हैं उसमें कल्चरल एस्पेक्ट का भी हम ध्यान रखते हैं फॉर द री-इन्वाइविंग द एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट। तो किस तरीके से हम इसमें ट्रेडिशनल जो हमारे वैल्यूज सिस्टम है उसको हम देखते हैं और हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट। आप सेज विश्वविद्यालय, सेज जो हमारे ऑनरेबल चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल साहब का विज़न है वो हर व्यक्ति को एक संत के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए विश्वविद्यालय को उन्होंने सेज भी कहा और हर व्यक्ति को वो सेज बोलते हैं, सेजियन बोलते हैं। इसका सीधा सा तादाद में जो होता है वो भारतीयता, भारतीय मूल्यों के साथ भारतीय व्यक्तित्व का निर्माण और उस व्यक्तित्व से भारतीय समाज का निर्माण इस दिशा में जाता है। हम अपने मूल्यों पर, अपने विश्वास पर, अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर आधारित सारी चीज़ों को बनाएं, उसके ऊपर सेज काम करते हैं। जो मैंने कहा था कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस या वैल्यूज़ को, हमारे यहाँ बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, बहुत सारे जो उत्सव हैं, उन सब के आधार पर। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति सिर्फ एक कोई कहने का जरिया नहीं है कि इसको एक दीवार पर टंगी हुई कोई पेंटिंग हो जिसको और कोई तारीफ करके चला जाए। भारतीय संस्कृति जीने का तरीका है और जो जीने का तरीका है उसके लिए जीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम बनाते हैं। आपस में संबंध कैसे होंगे, संपर्क कैसे होंगे, आपस में विचार कैसे होंगे, इन सब से लगा करके एक समाज और राष्ट्र के रूप में हम अपने को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, वहाँ तक व्यक्ति से लगा करके राष्ट्र तक इस पूरी चीज़ को सेज समझते हैं और भारतीयता के आधार पर उसमें इवेंट्स, पढ़ाई, एक्सपर्ट सेशंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। हम वास्तव में भारतीयता को जीते हैं। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पर हम जानना चाहेंगे सर कि इसमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के लिए गाइडलाइंस दी गई है टू द इंस्टीट्यूशंस। हम कहाँ तक इसमें सफल हो पाए हैं अभी तक? मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि हम पहले विश्वविद्यालय थे मध्य प्रदेश के जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। हम इसकी पूरे महत्व को और उस महत्व के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की अपनी जिम्मेदारी को दोनों का बहुत अच्छे से महसूस भी करते हैं और निर्वहन भी करते हैं। इस पूरे तरीके में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का। शिक्षा को साइलोज में ना देखा जाए, शिक्षा को एक पर्टिकुलर विशेष ब्रैकेट में बंद करके ना देखा जाए कि आप इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सिर्फ मैकेनिकल के इतना ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सफलता के लिए व्यक्ति का बहुत सारे पर्सपेक्टिव में से निकलना ज़रूरी है और वो इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से ही हो सकता है। भारतीय शिक्षा की अवधारणा में भी व्यक्ति और उसके लिए आवश्यक सारे ज्ञान को इकट्ठा करना शिक्षा कहा गया, ना कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में उसको प्रोडक्टिव बना देना। और यही NEP हमें करने के लिए मौका दिया। तो सबसे पहले हमने इसमें से इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज दिए। छात्र अगर वो इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है और उसका मन, उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में या साइकोलॉजी में है तो वो भी वो पढ़ सकता है। इसी तरीके से
अगर कोई छात्र मैनेजमेंट पढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट भाषाओं में है तो वो अपनी लैंग्वेज स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकता है। वो अगर कहीं मान लीजिए कि कोई छात्र फार्मेसी पढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वैक्सीन से डिप्लोमेसी में भी है, तो भी वो उस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। विषय आपकी चॉइस से, तो ये NEP का पहला मेजर इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा जो NEP ने फोकस किया वो स्किलिंग पे किया। मैंने पहले भी कहा, हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं वो स्किल बिल्डिंग है। स्किल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफाइन करते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ स्टडी के लिए स्किल्स, एक उसके सपोर्ट में जो और एड ऑन स्किल्स, thirdly human skills, fourthly it's about the soft skills. All this we create a set and then we train them on these all issues. NEP का दूसरा एक और एस्पेक्ट जो दिया उन्होंने वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, which is being called as the IKS also Indian Knowledge System। हमने अपने यहाँ सेंटर्स बनाए इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। एक जो सेंटर बनाया वो बनाया जिसमें भारतीयता के विचार जीवन शैली से संबंधित, जीवन से संबंधित उस पर से इमर्ज करते हैं। दूसरा सेंटर बनाया जो ज्ञान भारत की ट्राइब्स में और ख़ास करके मध्य प्रदेश, एक बहुत सारे ट्राइबल्स को रहने की जगह है, उनके जो ट्राइब्स के जो मेडिसिनल ज्ञान है उसको लिया जाए और उसको फार्मेसी तक पहुंचाया जाए। जो भारतीय वैल्यूज़ और भारतीय दर्शन का ज्ञान था उसको मैनेजमेंट के छात्रों तक पहुंचाया जाए, उसको दूसरे छात्रों तक पहुंचाया जाए। तीसरा जो सेंटर जिसके लिए हमने काम किया वो था भारतीय तकनीकी। भारत बहुत विश्वगुरु था तो वो बिना तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हुए विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। और आज भी अनेक इंजीनियरिंग मार्वल्स पूरे देश में आपको देखने को मिलते हैं, फिर वो भले ही मेहरानगढ़ का फोर्ट हो या फिर आप बात करें तो राम सेतु हो, ये सभी अपने अपने समय के इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं और इनमें बहुत गहरी समझ इंजीनियरिंग की दिखती है। इन सारी विधाओं को, ज्ञान उसको एकत्रित किया जाए और उसे अपने इंजीनियरिंग के छात्रों तक पहुंचाया जाए, ये तीसरा प्रयास किया। तो ये NEP में जो भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके ऊपर लेकर के आए। भारतीय ज्ञान परंपरा दो क्षेत्रों से आती है, एक जो हमारे ग्रंथ हैं उनसे आती है और दूसरा जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो जीते हैं या जो जी कर के निशान हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिए हैं उनसे आती है। इन सबको समाहित किया जाए और उसके सही पर्सपेक्टिव में छात्रों तक पहुंचाया जाए। इस तरीके से NEP का इम्प्लीमेंटेशन पर हमने काम किया। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एग्जाम्पलरी वर्क है। हम सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी जल्दी हम अडेप्टेशन पे आते हैं, कितनी जल्दी हम उन्हें छात्रों तक पहुंचाते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल सके, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट से एक चीज़ और आती है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ट्रेंड है, या फिर स्टार्टअप्स हम लोग देख रहे हैं ढेर सारे, और इंडिया तो उसमें लीड कर रहा है। तो उसमें इस पर्सपेक्टिव में हम स्टूडेंट्स का किस तरीके से हेल्प करती है सेज यूनिवर्सिटी? भारत एक जिसको कहा जाए तो बहुत अपने सामर्थ्य पर चलने वाले, ज़बरदस्त तरीके से रिस्क लेने वाले ऐसे ही लोगों का समूह रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुल जो नौकरी करने वाले लोगों की जनसंख्या में प्रतिशत होगा वो मुश्किल से 4 से 5% लोग होंगे जो कहीं नौकरी करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। फिर उसमें भले वो शासकीय सेवक हों या अशासकीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग जो हैं वो या तो व्यापार कर रहे हैं या कहीं एग्रीकल्चर में हैं या फिर खुद की एंटरप्राइजिंग में है। तो भारत वो जगह है जहाँ पर एंटरप्राइजिंग करने के लिए भी कम्युनिटीज़ हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के साथ में वो एक्सपीरियंस के साथ आज भी वो एक्टिव हैं। इस पूरे आत्मविश्वास को छात्रों तक पहुंचाना कि आप उस कम्युनिटी से आते हैं जो अपने लिए व्यापार व्यवसाय बनाने की महारत रखते हैं, ये पहली ज़रूरत और उसके साथ सेज काम करते हैं।
दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भूतकाल से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, पर आपको कंटेम्प्रेरी होना और फ्यूचरिस्टिक होना बेहद आवश्यक है। जब आप कंटेम्प्रेरी और फ्यूचरिस्टिक तभी हो सकते हैं जब आपके पास वो विज़न हो, वो आगे की दृष्टि हो और उसको हासिल करने के लिए इनोवेशन करने की स्किल्स हो। ये स्किल्स हम प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन के लिए लैब्स हैं, इनोवेशन के लिए वर्कशॉप्स हैं, इनोवेशन के स्किल्स के लिए आपको ग्रैब करने के लिए, स्किल सीखने के लिए यहाँ ट्यूटर्स हैं। ये पूरा छात्रों को किस तरीके से इनोवेशन करना है, कैसे लेके जाना है, वो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू बी लर्नड बाय डूइंग इट। तो बहुत सारे यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो इस पर्सपेक्टिव में किए जाते हैं कि छात्र को अपनी बात रखने का, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को मास्टर करने का मौका मिले। इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंक्यूबेशन सेंटर हो या प्राइवेट सेक्टर से आते हुए इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, वो सभी यहाँ हर इंस्टीट्यूट के साथ में इंक्यूबेशन सेंटर्स आर देयर। ये सब मिलकर के छात्र को आइडिएट करते हैं, उसको अपने एक एंटरप्राइज की सोच देते हैं। तो उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको जब वो एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हो उस वक्त सपोर्ट किया जाए। तो सेज यहाँ भी सपोर्ट करते हैं, सेज विश्वविद्यालय यहाँ भी सपोर्ट करते हैं उसकी फंडिंग के लिए, उसके लिए इवेंट्स, उसके लिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं उसके साथ उनकी मुलाकात। ये हमारे यहाँ का एक मेजर फिनोमिनन होता है जब छात्रों को उसके लिए फंडिंग प्राप्त होती है। जब कोई एंटरप्राइजेस शुरू कर लेते हैं छात्र, तो उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, उनके लिए कोवर्क स्पेसेस की अवेलेबिलिटी, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड अबाउ ऑल, जब वो 2 साल 1 साल काम कर लेता है तो स्केलिंग अप के लिए जितनी भी उनको ज़रूरतें हैं वो सब भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। छात्र हमारे लिए एक बार आया हुआ 3 साल 4 साल पढ़ के निकल गया व्यक्ति नहीं होता। हम उसके जीवन के साथी बनने का अपना विचार रखते हैं और उसकी जीवन में ज्ञान की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सर्व करना अपना जिम्मेदारी समझते हैं। सर, एक यू वर फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू वर बिजनेस एनालिस्ट। अब जाकर के आप एजुकेशन के वर्टिकल में भी इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर। मैं चाहूँगी कि एक अच्छा सा संदेश, एक अच्छा सा मैसेज टू आवर स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स, टू ऑल द सोसाइटी, तो वो क्या होगा? संदेश तो सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपना उद्देश्य खुद तय करिए, हिम्मत रखिए, सामर्थ्य बनाइए, अपने आप को कहने की, अपने मन क्या सुनने की और अपने मन के अनुसार अपने जीवन को गढ़ने की हिम्मत रखिए। सामर्थ्य बनाइए, सामर्थ्य बनाना ही शिक्षा प्राप्त करना है। जहाँ जहाँ आप सामर्थ्य बना रहे हैं, अपने विचारों को जीने की, अपने इच्छाओं को जीने की, अपने हिसाब से अपने जीवन को गढ़ने की, वही शिक्षा है। उस शिक्षा को महारत के साथ हासिल कीजिए और इस जीवन का पूरा आनंद उठाइए।